कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, ये जो पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एमकॉम से बिलोंग करते हैं, बीकॉम से बिलोंग करते हैं, एमबीए कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहां पर ये चैप्टर मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चैप्टर्स आपको मिलेंगे कि कैसे हम फर्म है वो जो अपनी कैपिटल है उसको रेज करेगी, और अच्छा कौन सी कैपिटल का पोर्शन ज्यादा लेने वाली है, किस कैपिटल का पोर्शन कम लेने वाली है, उसके बारे में डिसाइड होता है। अब मैंने कहा कि एक फर्म है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्लीट कहाँ से कर सकती है? देखो, या तो उसके पास खुद का पैसा हो सकता है या मैं कहूँ कि वो बाहर से पैसा रेज करे, है ना। जैसे मैं कहूँ कि उसके पास साधन है कि वो इक्विटी शेयर्स को इशू कर दे, राइट। उसके पास साधन है कि वो प्रेफरेंस शेयर को इशू कर दे, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। उसके पास साधन है कि वो डिबेंचर्स को इशू कर दे, उसके पास साधन है कि वो या तो अपने खुद के पैसे को वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, जिसे हम कहेंगे रिटेन अर्निंग। क्लियर है? अच्छा, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, मैं बाहर से पैसा रेज कर रही हूँ, क्या मैं ऐसे ही आंख बंद करके मैं कहूँ कि हाँ मुझे 10 लाख की जरूरत है, मैंने कहा कि 3 लाख इससे ले लो, 3 लाख इससे ले लो, 3 लाख इससे ले लो, 1 लाख मेरे पास खुद का है मैं उससे ले लूँ, क्या मैं ऐसे करूँगी? नहीं ना। मुझे इन पैसे को रेज करने से पहले इनके ऊपर जो कॉस्ट आती है मुझे वो भी तो देखना होगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि जितना पैसा मैं इनसे रेज कर रही हूँ उससे ज्यादा कॉस्ट, या फिर मैं कहूँ कि मेरी जो इसके ऊपर जो रिटर्न आने वाला, ऑब्वियस सी बात है मैं पैसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस पे लगाने हैं, मुझे बिजनेस पे इन्वेस्ट करने, इन्वेस्ट करने से जो रिटर्न है वो क्या पता भाई कम आए। मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए लगाए, 3 लाख के ऊपर मेरी रिटर्न आई है 1 लाख रुपए और मेरी कॉस्ट आ रही है 1,20,000, तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है ये, है ना। सो मुझे यही देखना है कि हाँ कौन सा मेथड मुझे यूज करना चाहिए, किस मेथड से हमें सबसे ज्यादा पैसे रेज करने चाहिए, वही बात करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अच्छा, इसके अंदर एक बात लिखी होती है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो रेट ऑफ रिटर्न है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, ऐसा क्यों कहते हैं। अब मैंने कहा कॉस्ट को कैपिटल को रेज करना किसका जिम्मा है? कंपनी का। कंपनी ने कहा कि मुझे कैपिटल की जरूरत है, इसने क्या किया, प्रेफरेंस डिबेंचर्स यहां से पैसा रेज किया। अब देखो, इन लोगों ने तो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, इन लोगों ने तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है ना। अच्छा, कंपनी इनको क्या देने वाली है? रिटर्न देने वाली है, राइट। कंपनी इनको क्या देने वाली है? रिटर्न देने वाली है। वो रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो डिविडेंड हो सकता है बच्चे, या फिर मैं कहूँ कि वो इंटरेस्ट हो सकता है। डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? डिवेंचर्स को। या फिर मैं कहूँ कि बैंक से पैसा लिया है तब इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कंपनी के लिए तो भाई ये खर्चा है ना, कंपनी के लिए तो खर्चा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट। बट जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनके लिए तो इनकम है ना। सो दैट्स अ रीजन कि हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मिनिमम रेट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। ऐसी रिटर्न होती है जो कि एक इन्वेस्टर जिसने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो चाहता है कि जो भी कैपिटल वो लगा रहा है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके ऊपर उसको इतना तो पैसा मिले ना, है ना। तो यही बात है। और कंपनी क्या ढूंढती है कि मैं ऐसे शेयर होल्डर्स को ढूंढूं जिसको मुझे कम से कम देना पड़े। मैं आपका एग्जांपल ले रही हूँ, आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि आप किसी भी सेमेस्टर्स में जा रहे हैं, आपको बुक की रिक्वायरमेंट होती है। आप क्या सोचते हैं, अगर मैं दुकान से लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 80% के ऊपर मिलने वाली है बुक। अगर मैं किसी से सेकंड हैंड लूंगा तो मुझे वो कितने में मिलने वाली है? वो 50% में मिलने वाली है। अगर मैं किसी शॉपकीपर से ही, दुकानदार से ही पुरानी बुक लूंगा तो मुझे 65 या मैं कहूँ 70% के करीब मुझे बुक मिलने वाली है। सो आप क्या चाहेंगे कि मुझे कम से कम रेट में जितना जल्दी हो सके मुझे मेरी बुक मिल जाए। इसी तरह से कंपनी भी यही सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी कम से कम कॉस्ट में पैसा अरेंज हो जाए, उसके पास पैसा। और इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि उसके वहां पैसा इन्वेस्ट करे जहां पर उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। तो एक अपोजिट पर्सपेक्टिव्स है कि एक पार्टी तो चाहती है कि मुझे ज्यादा मिले, एक पार्टी चाहती है मुझे कम से कम रेट में मेरे पास पैसा अरेंज हो जाए। क्या आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है?
चलो भाई बढ़ते हैं आगे। देखो ये दोनों कंसेप्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, लिंक उन सबका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर मैं आपको कहूंगी कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पे विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके चलो सो बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहली बात आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो स्पेसिफिक सोर्स है, एक वेटेड है, जिसके अंदर हमने बात की थी, एक सेकेंड, एक कॉस्ट हमने डिस्कस की थी, जिस कॉस्ट का नाम क्या था आपका स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट, राइट। स्पेसिफिक कॉस्ट कहूं और इसको मैं कंपोजिट कॉस्ट कहूं। स्पेसिफिक कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब हम किसी एक एक सोर्स की कॉस्ट को हम निकालते हैं तब हम जानते हैं कि हाँ इस कॉस्ट के, इस कैपिटल को अरेंज करने में मेरी लागत कितनी आ रही है, तो इसे हम कहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया है स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर है? अच्छा चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं। ओके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, सबसे पहले आपको डिबेंचर्स का मतलब पता है, सब बच्चों को आई होप मेरे हिसाब से डिबेंचर्स का मतलब पता होगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने पैसे को अरेंज करती है, राइट। ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ एक लोन लेती है कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। और हाँ ये सिक्योर्ड नहीं होते, ये अनसिक्योर्ड होती है। दैट मीन्स जब कोई पर्सन एज ए डिबेंचर होल्डर बनता है किसी कंपनी का, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट बस इसी बेस पे करता है कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, अच्छी है, मींस की क्रेडिट जो भी ले रही है कंपनी वो टाइमली पे कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर को इंटरेस्ट हुआ या फिर मैं कहूँ रिटर्न हुआ वो टाइमली पे कर रही है। सो की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं कि इसके ऊपर आपको सबसे पहली बात याद रखने की इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स के ऊपर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट होती है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिस्क जो क्या होता है ये आपका मोस्टली कोलेट्रल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की आप क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो। क्लियर है? अच्छा डिबेंचर्स भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। डिबेंचर्स आपका एक तो रिडीमेबल डिबेंचर्स होता है, एक आपका इररिडीमेबल डिबेंचर्स होता है। रिडीमेबल का मतलब क्या है कि जिसका मैच्योरिटी टाइम आपको पता होता है कि हाँ 5 साल के बाद मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, हाँ 6 साल के बाद मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। आपने मोस्ट ऑफ जब आपने नॉर्मल क्वेश्चंस देखे होंगे, बैलेंस शीट में भी देखा होगा, वहां पे लिखा होता है कि रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट आज जरूर ध्यान दे देना कि डिबेंचर्स आपके वैसे तो 8 तरह के होते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है, बट यहाँ पे केवल हम 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ इन्हीं के ऊपर आते हैं। ओके सो रिडीमेबल का मतलब होता है जिसका टाइम पीरियड आपको पता होता है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड पता होता है कि हाँ मैंने जितना पैसा इस कंपनी में लगाया है मुझे इतने साल के बाद इसका पैसा जो कैपिटल मैंने लगाई है वो मुझे वापस मिल जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि ये कैसी होती है, ये आपकी एक फिक्स मैच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हो। और दूसरा जो कंपनी होती है उसे हम क्या कहेंगे, बोरोवर कहेंगे, और जो पर्सन है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे लेंडर कहते हैं, है ना। इसको भी विश्वास होता है कि कंपनी क्या करने वाली है, पे बैक करने वाली है उसका पैसा कुछ एक टाइम पीरियड के बाद। अच्छा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, इसकी जो मैच्योरिटी डेट है ना 2 बताई गई है नॉर्मली, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप या तो 10 साल मानेंगे, नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज होती है, नॉर्मल जो कंपनीज होती है उनकी 10 साल होती है, ठीक है। अगर किसी कंपनी का कोई लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट काम बेस है उस कंपनी का, सो वहां पर जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 30 साल का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके अच्छा इररिडीमेबल का मतलब क्या है, अब आपको इसका तो अपोजिट जस्ट है कि जहां पर टाइम पीरियड नहीं पता और यहां पर केवल ये कहा जाता है कि आप पैसा लगाओ, हमें भी नहीं पता कि हम आपको देंगे या नहीं देंगे, मींस कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा जो लेंडर होता है
उसको पैसा बोरोवर के थ्रू वापस नहीं मिलता है। तो दैट्स द रीजन इसे क्या कहते हैं, परपेचुअल डेट कहते हैं, मींस कि चलते रहने वाला, मींस कि वापस नहीं देने वाली कंपनी, ऐसे डेट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर केवल आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, ठीक है, बट कोई किसी भी तरह की कैपिटल की रीपेमेंट नहीं होने वाली है। ये जो कंसेप्ट है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मैं कहूँ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट्स अ रीजन कि ये कैसा पॉइंट है, एक थियोरेटिकल पॉइंट है। सो समझ में आ गया होगा। चलो अब आपको इसका ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं, हम बनाते हैं, याद नहीं करवाना मेरे को, आपको समझाना है, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि अब देखो, आपने किसी कंपनी से पैसे, बैंक का एग्जांपल लिया था मैंने, याद है सभी को। चलो मैं पहले एक बैंक का एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। मैंने कहा आपने किसी बैंक से, ये बैंक है आपका और ये है आपने कहा बैंक मुझे क्या करो, आप लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है, ये खुश हो गया कि हाँ चलो पैसा तो अरेंज हो गया। एकदम से बैंक का मैनेजर कहता है ठीक है मैं आपको लोन दूंगा, बट आपको इसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, उसने कहा कि कितना % देना पड़ेगा। कहते हैं कि बैंक कहता है कि आपको केवल 10% आपको साल के अंदर 10% आपको देना पड़ेगा। मींस इसने पैसा लिया है 1 साल के लिए। ये कहते हैं 1 लाख तो मिल गया ठीक है, बट जब मुझे इसकी पेमेंट करनी होगी ना तो मुझे 10% इंटरेस्ट के साथ देनी होगी। और 10% किसके ऊपर लगेगा, ऑब्वियस है हमारे 1 लाख के ऊपर तो लगेगा, है ना। सो मींस की 1 लाख तो मुझे देने ही देने होंगे, और साथ ही साथ मुझे 10,000 जो कि हमारी इंटरेस्ट का पैसा बना है। अब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ध्यान से समझना बच्चे, इंटरेस्ट है ये जो बैंक के लिए क्या है, इनकम है, और इंटरेस्ट उस पर्सन के लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, एक्सपेंसेस है तो इसको मैं क्या कहूंगी, कॉस्ट कहूंगी, है ना। तो इसको कैसे निकाला मैंने, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कैपिटल है, राइट, और ये 10% मेरा रेट है। अगर आपको ये सभी चीजें पता है तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, मैंने कहा रेट मिसिंग है, क्या आप निकाल सकते हो क्वेश्चन, हाँ जी निकाल सकते हैं। चलो मैं आपको सिखा भी देती हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो हमेशा परसेंटेज में निकलती है, और इसके अंदर हमें मोस्ट ऑफ रेट ही निकालनी होती है कि हमें कितने % किसके ऊपर रेट लग रहा है। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। अब देखो, मैंने कहा कि जो 1 लाख है वो क्या है, आपकी कैपिटल है, ठीक है, और जो 10% है वो क्या है, आपके कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है, और इस कॉस्ट को मैंने कैसे निकाला, 1 लाख इंटू में 10/100। ये क्या निकल के आ गया, मेरी इंटरेस्ट निकल के आ गया, ये निकल के आया है, कॉस्ट है ये, राइट। ये क्या था मेरे पास, कैपिटल थी, ये क्या है मेरे पास, रेट है, अपॉन में 100 है। इतना क्लियर है बच्चे। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे को रेट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं यही रहने दूं, इसको उठा के वहां ले जाऊं, तो क्या होगा, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल। अच्छा, मैंने तो कहा कि मैंने रेट ही चाहिए, तो 100 को भी ले जाओ भाई उधर, इंटू में 100 कर दो, सो बन गया रेट। क्लियर है, ये फॉर्मूला अब याद समझ में आ गया होगा, इसको पिनअप कर लेना, मीन्स की हाईलाइट कर लेना। ओके, चलो अब मैंने कहा, अब यहां पर एग्जाम्पल चल रहा है डिबेंचर्स का, कि एक कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया है, 1000 रुपए के क्या इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं। अच्छा, इसने इशू तो कर दिए, इसको 1000 रुपए मिल तो गए, परंतु इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20% क्या कहा इन्होंने, रेट कहा। बोले अच्छा जी ठीक है, और जिस पर्सन ने इस यहाँ पर 1000 रुपए लगाए हैं उसको कितने % इंटरेस्ट मिलने वाला है, 20% मिलने वाला है। अच्छा, 5 साल के बाद इसको ये जो डिबेंचर है ना वो कितने रुपए के दिए जाएंगे, 1500 रुपए के दिए जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, रिडीमेबल, राइट, रिडीमेबल एट ₹1500 आफ्टर अ 5 ईयर। अब देखो, आपको टाइम पीरियड दिया गया है 5 साल, है ना, आपको रिडीम्पशन वैल्यू दी गई है 1500 रुपए। अच्छा, मैंने कहा कि आपकी जो नेट वैल्यू थी, ठीक है, नेट वैल्यू थी वो कितनी थी, 1000 रुपए। अच्छा, मैंने कहा रेट कितना है, 20%। क्या आप निकाल सकते हो कि मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी,
इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्या निकालना है, देखो कॉस्ट निकाल सकते हो, कैसे निकलेगी कि जो आपके पास कैपिटल है कि 1000 के ऊपर मुझे 20% रुपए देने हैं, 20% देना है। सो कितना हो गया ये हो गया भाई 200 रुपये। तो 200 रुपये मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप हमेशा अपने आप को कंपनी मान के चलना, जल्दी समझ में आएगा। कंपनी कहते हैं मुझे 200 रुपये इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ओके। अभी कहते हैं कि 1 साल, जिस दिन मैंने इसको इशू किया था वो मैंने 1000 में किया था, जिस दिन मैंने इसकी रीपेमेंट करनी है वो कितने हैं, 1500 रुपये हैं। मीन्स की 5 साल के बाद 1 2 3 4 5 5 साल के बाद मुझे 1500 रुपये देने हैं। कितने रुपए और खर्चा बढ़ गया, 500 रुपये बढ़ गया, है ना, 500 रुपये बढ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसको 500 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जितना खर्चा है एक्स्ट्रा का उसको मैंने 5 से डिवाइड किया और 100 रुपये क्या निकल के आया कि हर साल मुझे 100 रुपये और एक्स्ट्रा बचा के रखने होंगे कि एट द एंड में मुझे किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, उस दिक्कत को मैं इजीली फेस आउट कर सकूं। मैं क्या करूं, हर साल क्या कर लूं, 100 रुपये को मैं बचाती चलूं, है ना। तो आपने क्या किया कि 1 साल का जो टोटल खर्चा है ना वो कितना है, एक तो मेरा इंटरेस्ट है 200 रुपये, एक मेरा क्या हो गया ये जो रिडम्पशन, ये 100 रुपये कैसे निकाले हैं मैंने, जो आपकी रिडम्पशन वैल्यू थी उसमें से मैंने माइनस कर दिया, कैसे, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी थी, मीन्स की जो आज के टाइम में आपकी वैल्यू थी, ठीक है, उसको मैंने इसको लाइफ के साथ डिवाइड कर दिया। क्या मैंने ऐसे ही किया, क्या सभी बच्चों को यही समझ में आया, राइट, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ये आपकी पूरी 1 साल की क्या हो गई है, कॉस्ट हो गई है ना। सो देखो ये फॉर्मूला बन गया है कि इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में लाइफ। अभी आधा फॉर्मूला बना है, रुको अभी आधा फॉर्मूला बना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल होती है, राइट। कैपिटल कहां से आएगी, यही तो कैपिटल है, ये कैपिटल ही तो है, 2 कैपिटल हो गई है, रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस के रिडम्पशन वैल्यू अपॉन में 2 करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, तो नीचे तो ये आ जाएगा। क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, नहीं, एक और फॉर्मूला, एक और चीज रहती है, क्या, टैक्स की ट्रीटमेंट देना। ध्यान से सुनना, टैक्स की ट्रीटमेंट के लिए भी क्या है पॉइंट। आप देखो कंपनी के पास, अब कंपनी क्या करती है, आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है, उम्मीद करूंगी सबने देखा होगा। इधर साइड होता है डेबिट साइड, इधर साइड होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड में क्या होते हैं, सारे के सारे इनकम्स होती हैं, है ना। अब देखो कंपनी के लिए जो ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, या फिर मैं कहूं कि ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, ये रेट जो आपको दी है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, राइट, ये कंपनी के लिए खर्चा है। अब इस खर्चे को कंपनी कहां शो करती है, बताओ, इस खर्चे को कंपनी कहां शो करेगी, कंपनी शो करेगी इधर साइड, डेबिट साइड। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट था 20,000 था, ऊपर से आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट से, याद होगा ये तो बचपन में किया था, दैट मीन्स हमने +1 +2 में किया था, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये आपका 20,000। मैंने कहा कि जो टैक्स है मेरा 3,000 रुपये बनता है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, 20,000 राइट। तो मैंने कहा कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है ना 17,000 था। क्या आप देख पा रहे हो कि टैक्स की जो इनकम इंटरेस्ट की पेमेंट करने से मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ओहो नुकसान हो गया है, नहीं, ये बेनिफिट हुआ है। समझो इस बात को, ध्यान से समझो। 2 क्राइटेरिया है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम देना मुझे, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है। एक कंपनी कहती है कि मैंने केवल पैसा डेट से लिया है, ठीक है, डेट और इक्विटी दोनों से पैसा लिया है। एक कंपनी कहती है कि नहीं, मैंने तो पैसा केवल इक्विटी से लिया है। अच्छा, सो आपको पता है यहां पर EBIT के बाद जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, मैंने आपको बहुत बार इनकम स्टेटमेंट दिखाई हुई है, बहुत बार लिख के बताया हुआ है।
मैं आपको वैसे भी यहाँ पे शो कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या होती है, सेल्स होती है। सेल्स में से जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उनको जब हम माइनस कर देते हैं हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, EBIT आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों ऐसी कॉस्ट होती है जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क भी कहेंगे या फिर मैं कहूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, ये दोनों के दोनों आपके फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि पैसे को अरेंज करने में आपको कितना रिस्क फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है ना। तो मैंने कहा कि मैंने केवल एक कंपनी कह रही है कि मैंने तो डेट और इक्विटी दोनों ली है, और डेट का जो इंटरेस्ट का पैसा बनता है ना, मान लीजिए यहाँ पे दोनों के 10-10 हज़ार रुपए हैं, दोनों के 10 हज़ार रुपए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का पैसा इसका बन रहा है 3 हज़ार रुपए। अच्छा, तो इसके पास कितना बच गया, EBT इसके पास बच गया 7 हज़ार। इसने कहा मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो सब का सारा पैसा अपना ही यूज किया था। कहते अच्छा, तो मेरे पास तो 10 हज़ार बच गए। अच्छा जी, और आपको टैक्स की पेमेंट भी करनी होगी, देखो मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पर देखो टैक्स मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 30% हमारा टैक्स है, और टैक्स कहाँ पर कैलकुलेट होता है, जो आपकी इनकम बची है। अब मैंने कहा कि 7 हज़ार के ऊपर 30% लगाऊं तो मेरे पास कितना हो गया, 2100 रुपये होगा। तो मेरे कितने पैसे बच गए हैं, 4900 पैसे बच गए। अच्छा, यहाँ पर टैक्स का रेट कितना लगेगा, 10 हज़ार के ऊपर 30% कितना हो गया, 3000 रुपये। मीन्स कि आपको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू नहीं किया था, राइट। डिबेंचर्स को इशू नहीं किया, जिसके कारण आपकी इनकम भी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। क्यों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की। आपके इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से आपको इंटरेस्ट टैक्स का बेनिफिट मिल गया है। तो आपको एक और फीचर जो याद रखनी है डिबेंचर्स की, कि डिबेंचर इशू करने से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पहले टैक्स माइनस हो रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास अर्निंग बच रही है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस को देंगे हम पैसा, फिर उसके बाद हम इक्विटी वालों को देंगे, राइट। सो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। पहले मैंने टैक्स को दिया, अब जो बच गया मेरे पास EAT बच गया ये, ठीक है। अब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दूंगी, देन उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दूंगी। समझ पा रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है ये समझने का क्या है कि जो रूल आपका बनने वाला है वो कैसे बनेगा। अब देखो आपने पैसे कितने बचाए हैं, इनमें देखो जो आपका जो डिफरेंस है, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, कितने की पेमेंट आपने कम की है। जिन्होंने डेट को इशू किया 900 रुपये की कम की है। क्यों कम हुई, ड्यू टू द इशू ऑफ द डिबेंचर्स एंड टैक्स की बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपने इंटरेस्ट दिया था 3000 रुपये, है ना, डिबेंचर्स को, ठीक है, उसके ऊपर आपने बचत की 900 रुपये की, सो आपकी पेमेंट एक्चुअल में 2100 रुपये हुई, है ना। ये ऐसी तो निकली है ना। अच्छा, सो क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, कि 3000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट की बचत की टैक्स की बचत की 30%, तो तभी तो ये 900 रुपये आया है। कैलकुलेट कर सकते हो कि इंटरेस्ट की पेमेंट करने से मेरा टैक्स बच गया है, टैक्स की पेमेंट मुझे कम करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि मैंने पेमेंट पहले इंटरेस्ट की जिसके कारण मेरी इनकम कम हुई। इनकम कम होगी तो मेरे को टैक्स की लायबिलिटीज भी कम बनने वाली है, राइट। तो ये 3000 क्या है, आपका इंटरेस्ट है, और माइनस ये क्या है, आपका इंटरेस्ट, इनटू ये क्या है, आपकी रेट, ठीक है। ये साथ में क्या बच रहा है, आपका, आपकी अर्निंग बच रही है, राइट। समझ पा रही हो, ये 2100 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं इंटरेस्ट को कॉमन ले लूं, 1 माइनस के रेट बच जाएगा। सो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया था फॉर्मूले के अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको बेनिफिट मिला टैक्स का, वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करके दिखाना है। सो उम्मीद करूंगी कि अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस के रेट, रेट किसकी है, टैक्स की रेट है बेटा ये, ओके, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में लाइफ, और नीचे आ जाएगा आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस के रिडम्पशन वैल्यू अपॉन में 2। ये होगी आपकी कॉस्ट, ये होगी आपकी कैपिटल,
और फाइनली इनटू में कर देंगे हम 100, तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इसको एक नए पेज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैंने कहा कि एक कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर्स को इशू किया है जो कि ₹5 लाख है। ठीक है, और 10% के बेस पे है, डिबेंचर्स के है। ठीक है, और इसको रिडीम किया गया है, रिडम्पशन किया गया है आफ्टर द 5 ईयर, 5 साल के बाद इसको रिडीम किया गया है। ठीक है, और टैक्स की जो रेट है वो क्या है, 35% है। अच्छा, और दूसरा क्या बोला गया है कि जो कॉस्ट है किसकी, ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट की जो अमाउंट है वो कितनी है। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट आपको याद रखना है, ऑन द फेस वैल्यू पे। पता है क्या कह रहा है? अब देखो सभी चीज क्लियर है आपको। क्या आपको ये वैल्यू दे रखी है कि 5 लाख रुपए आपने कैपिटल रेज की है, 10% के इंटरेस्ट पे दी है, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि मुझे कितने % इंटरेस्ट देना, कितना अमाउंट देना इंटरेस्ट। 5 लाख के ऊपर मुझे क्या करना होगा, 10% निकालना होगा। तो ये कितना हो गया, 50,000 रुपये मेरा क्या आ गया है, इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई है। अच्छा, मैंने एक और बताया था कि साल के शुरू के अंदर आपने पैसा रेज तो 5 लाख किया है, बट आपको देना कितना पड़ेगा, यहाँ पर केवल 5 लाख ही देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात हो रही है एट पार की। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना, और एक्स्ट्रा पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी केसेस आएंगे जहां पर मैं बात कर रही हूँ, आपकी प्रीमियम का भी आ सकता है, डिस्काउंट का भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट 4% फेस वैल्यू। दैट मीन्स जब आपने शेयर्स को इशू किया, दैट मीन्स डिबेंचर्स को जब आपने इशू किया, आपका खर्चा हुआ था। ठीक है, सो मीन्स की जितनी कैपिटल आपने इशू किया ना, इतनी कैपिटल आपको ना मिलके जो खर्चा है वो भी तो माइनस करोगे ना, कि एक्चुअल में आपके पास कितनी कैपिटल आई। मैंने कहा कि 4% आई है, किसके ऊपर, फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू तो ही होती है। तो मैंने कहा चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने अरेंज किया वो कितनी हो गई है। 5 लाख हमने इशू की थी, जिसके ऊपर मेरा 4% खर्चा हो गया, मीन्स की 20,000 मेरा खर्चा हो गया। आपको कैपिटल कितनी मिली होगी, क्या पूरी 5 लाख मिली है? नहीं, 4,80,000 रुपये मिले है ना। सो अब आपको 4,80,000 रुपये मिले हैं, बट एट द एंड में आपको कितने पे करने हैं, 5 लाख रुपीज पे करने हैं। राइट, कितने का डिफरेंस है, 20,000 का है। मैंने आपको बताया था इस 20,000 को क्या करेंगे, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास ये डिबेंचर्स रहने वाले हैं उसको उतनी लाइफ टाइम से हम क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले। कहने का मतलब ये 4,000 आ गया है ना। एक तो मुझे 50,000 रुपये पर साल क्या देना है, पर जो एनुअली मुझे 50,000 रुपये तो एक तो इंटरेस्ट देना है, और ये भी एज आ मुझे पहले ही निकाल के रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन केस लास्ट टाइम मुझे किसी भी तरह की दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां पर देखते हैं फॉर्मूला। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे टैक्स रेट आने वाला है अपॉन में 100। ये तो हमें देना ही देना, ये कितना है, 50,000 है। अच्छा, हमें साथ में और भी चीज देनी है, क्या, 4,000 देने हैं। ये 4,000 मैंने कैसे निकाले, रिडम्पशन वैल्यू में से मैंने जो मेरे पास अभी फिलहाल नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको लाइफ के साथ डिवाइड कर दिया। क्या मैंने ऐसे ही किया है? हाँ जी। अच्छा, ये मेरा अभी रहता है यहाँ पे, इसको मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरा टैक्स की रेट कितना है, 35 है ना। राइट, इस 35 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस के 35 अपॉन में 100, या फिर मैं कहूँ कि मैं डायरेक्ट माइनस कर दूँ 1 माइनस के 3.5। ठीक है, ये तो होगी मेरे पास कॉस्ट। अब मुझे कैपिटल भी लिखनी है। कैपिटल कैसे लिखते हैं, नीचे रिडम्पशन वैल्यू प्लस के नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में 2। क्या थी भाई, 4,80,000 हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, 5 लाख हमें कंप्लीट देने हैं। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये कितना हो गया मेरे पास, 50,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.65 से प्लस 4,000
ये नीचे आ जाएगा 9,80,000 डिवाइड में 2। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसको कंप्लीट सॉर्ट आउट करने के बाद ये नीचे तो आ गया भाई 4,90,000। इसको हम ऊपर वाले को इनटू में 100 चल रहा है ना साथ में, ठीक है। ओके, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। ये आ जाएगा भाई आपका 50,000 इंटू 0.65, तो ये आएगा 32,500। 32,500 प्लस के 4,000 इंटू में 100 प्लस के 4,000, ये आ जाएगा 36,500 को मैं डिवाइड कर दूँ 4,90,000 से, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ रहा है बेटे 7.4489%। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 7.75%, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम में बोला गया है एट प्रीमियम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि ये 10% प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है, तो मीन्स की 5 लाख की बजाय आपको प्रीमियम का भी अमाउंट देना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 5,50,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिडम्पशन वैल्यू 5 लाख की बजाय यहाँ पे 5,50,000 ले लेंगे और कुछ नहीं होगा। डिस्काउंट पे इशू किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। मैंने कहा 10% से घट गया है, तो यहाँ पे 4,50,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 5 साल चला है तो 5 से डिवाइड, 5 साल चला है तो 5 से डिवाइड, माइनस करने के बाद का बार ध्यान से रखना, माइनस करना। उम्मीद करूंगी कि जो कंसेप्ट है ये कॉस्ट ऑफ डेट का, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ओके।